सभी साथियों को नमस्कार। मैं हूं महेश सिंह। साथियों, आज हम एनी फ्रैंक और उसकी डायरी के बारे में बात करेंगे। एनी फ्रैंक की डायरी एक किशोरी की ऐसी मार्मिक कहानी है जो आज भी दुनिया को झकझोर देती है। अपनी छोटी सी उम्र में एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी में उस भयानक दौर को दर्ज किया है जब द्वितीय विश्व युद्ध की आग में पूरी दुनिया जल रही थी। नाजी शासन की क्रूरता और यहूदियों पर ढाए गए जुल्म और उम्मीद की किरण तलाशती जिंदगी, यह सब कुछ एनी की डायरी में दर्ज है। अपनी डायरी को वह प्यार से किट्टी कहती थी। उसकी डायरी एक खजाने की तरह है जिसमें किशोरी के सपने, डर, हंसी और दिल की गहराइयां छिपी हैं। आइए इस कहानी को और विस्तार से रोमांचक अंदाज में सुनते हैं। 12 जून 1929 को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में एक नन्ही सी जान ने आंखें खोली। उसका नाम था एनलिस मैरी फ्रैंक, लेकिन सब उसे प्यार से एनी बुलाते थे। एनी के पिता ओटो फ्रैंक एक समझदार और मेहनती व्यापारी थे जिनके लिए उनका परिवार किसी खजाने से कम नहीं था। उसकी माँ एडिथ एक शांत और प्यारी महिला थी जो अपने घर को हंसी और प्यार से रोशन करती थी। एनी की एक बड़ी बहन थी मार्गोट, जो उससे 3 साल बड़ी थी। दोनों बहनें साथ में खेलती, हंसती और कभी कभी छोटी मोटी तकरारें भी करती, जैसे हर भाई बहन की जिंदगी में होता है। एनी का बचपन फ्रैंकफर्ट की हलचल भरी गलियों में बीता, जहां वह एक चुलबुली और जिज्ञासु लड़की थी। उसकी आंखों में सपनों की चमक थी और वह हर छोटी चीज को गौर से देखती, जैसे हर पल में कोई रहस्य छिपा हो। उसे अपने दोस्तों के साथ दौड़ना, भागना, किताबों की दुनिया में खो जाना और अपनी छोटी सी डायरी में कहानियां लिखना बहुत पसंद था। स्कूल में वह सबकी चहेती थी। उसकी बातों में एक जादू था जो हर किसी को हंसने पर मजबूर कर देता। वह अपने पिता से पूछती, पापा, क्या मैं एक दिन दुनिया की सैर कर पाऊंगी और अपनी कहानियां सबको सुनाऊंगी? ओटो मुस्कुराते और कहते, मेरी एनी, तुम तो कुछ भी कर सकती हो। लेकिन यह बेफिक्र दिन जल्द ही काले बादलों से घिरने वाले थे। 1930 के दशक में जर्मनी में माहौल बदलने लगा। हिटलर और उसकी नाजी पार्टी सत्ता में आ चुके थे। यहूदियों के खिलाफ नफरत का जहर हवा में फैल रहा था। सड़कों पर नाजी सैनिकों की वर्दियां और उनके डरावने नारे गूंजने लगे। यहूदी बच्चों को स्कूलों से निकाला जाने लगा। उनकी दुकानों पर पत्थर फेंके जाने लगे और उनके साथ हिंसा होने लगी। ओटो फ्रैंक रात रात भर जाग कर सोचते, मेरे बच्चों को इस नफरत से कैसे बचाऊं। आखिरकार 1933 में जब एनी सिर्फ 4 साल की थी, ओटो ने एक साहसी फैसला लिया। उन्होंने अपने परिवार को नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर ले जाने का मन बनाया, जहां उन्हें उम्मीद थी कि उनका परिवार आज़ादी और सुरक्षा के साथ जी सकेगा। एम्स्टर्डम पहुंचकर फ्रैंक परिवार ने एक नई जिंदगी शुरू की। ओटो ने ओपेक्टा नाम की कंपनी शुरू की जो मसाले और जैम बनाती थी। एनी और मार्गोट मॉन्टेसरी स्कूल में पढ़ने लगीं। एनी को एम्स्टर्डम की खूबसूरत नहरें, साइकिलों की सैर और वहाँ की रंगीन जिंदगी मोह ले गई। वह अपने दोस्तों के साथ नहरों के किनारे दौड़ती, सिनेमा घर में फिल्में देखती और अपनी डायरी में अपने सपने लिखती। वह कहती, मैं एक लेखिका बनूंगी और मेरी कहानियां दुनिया के हर कोने तक पहुंचेंगी। उसकी आंखों में सपनों का सागर लहराता था, लेकिन जल्द ही यह सागर तूफान में फंसने वाला था। मई 1940 में एक सुबह एम्स्टर्डम की शांति टूट गई। नाजी सेना ने नीदरलैंड्स पर हमला कर दिया और कुछ ही दिनों में पूरे देश पर कब्जा कर लिया। जो डर फ्रैंक परिवार जर्मनी में छोड़ आया था, वह अब एम्स्टर्डम की गलियों में उनके पीछे आ गया। नाजी सरकार ने यहूदियों के खिलाफ क्रूर कानून बनाए। उन्हें पार्क, सिनेमा घर या रेस्तरां में जाने की इजाज़त नहीं थी। उन्हें अपनी पोशाक पर पीला तारा पहनना पड़ता था, जो उनकी पहचान को एक अपमान का निशान बना देता था। एनी अपनी डायरी में लिखती है,
यह पीला तारा मेरे सीने पर एक भारी बोझ की तरह लगता है। हमने क्या गलत किया कि हमें यह सहना पड़ रहा है। यहूदी बच्चों को सामान्य स्कूलों से निकालकर अलग स्कूलों में भेजा जाने लगा। एनी और मार्गोट को अपने दोस्तों से बिछड़ना पड़ा, लेकिन एनी की हिम्मत नहीं टूटी। वह घर पर अपने परिवार के साथ छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लेती थी। वह अपने पिता की कहानियां सुनती, अपनी माँ के साथ रसोई में समय बिताती और अपनी डायरी में अपने मन की बातें लिखती। 1942 में जब वह 13 साल की हुई, उसे अपने जन्मदिन पर एक जादुई तोहफा मिला, एक लाल और सफ़ेद रंग की डायरी। उसने इसे किट्टी नाम दिया और इसे अपनी सबसे प्यारी दोस्त बना लिया। वह हर दिन इसमें अपनी जिंदगी के रंग, अपने सपने और अपने डर लिखने लगी। उसकी लेखनी में एक जादू था। वह साधारण पलों को भी इतना रोमांचक बना देती थी कि पढ़ने वाला उसकी दुनिया में खो जाता था। 1942 तक नीदरलैंड्स में यहूदियों की जिंदगी इतनी खतरनाक हो चुकी थी कि कई परिवारों को पकड़कर कंसंट्रेशन कैंप भेजा जाने लगा। ओटो फ्रैंक को पता था कि अब वक्त आ गया है कि परिवार को छिपना पड़े। उन्होंने अपनी कंपनी की इमारत प्रिंसेनग्राफ्ट 263 में एक गुप्त ठिकाना तैयार किया। इसे सीक्रेट एनेक्स कहा गया। यह इमारत का एक छिपा हुआ हिस्सा था जिसका दरवाजा किताबों की अलमारी के पीछे था। 6 जुलाई 1942 को फ्रैंक परिवार इस गुप्त ठिकाने में चला गया। उनके साथ वैन पेल्स, हरमन, अगस्ते और उनका बेटा पीटर भी आए। कुछ समय बाद एक दंत चिकित्सक फ्रिट्ज फेफर भी वहां शामिल हो गए। 8 लोग उस छोटी सी जगह में रहने लगे जैसे किसी रोमांचक मगर डरावनी कहानी के किरदार हों। सीक्रेट एनेक्स कोई शाही महल नहीं था। यह एक तंग और अंधेरा अपार्टमेंट था जिसमें 2 छोटे छोटे कमरे, एक रसोई और एक बाथरूम था। दिन में उन्हें बिल्कुल शोर नहीं करना पड़ता था क्योंकि नीचे ऑफिस में कर्मचारी काम करते थे। अगर कोई शक कर लेता तो सबकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती थी। खिड़कियां हमेशा बंद रहती और पर्दे हटाने की सख्त मनाही थी। एनी अपनी डायरी में लिखती है, मुझे बाहर की हवा चाहिए लेकिन डर है कि कोई हमें देख न ले। फिर भी वह चुपके से खिड़कियों से बाहर झांकती और सामने खड़े चेस्टनट पेड़ को देखती। उसकी हरी पत्तियां और लहराता आसमान उसे आज़ादी का सपना दिखाते। वह लिखती, यह पेड़ मेरे लिए एक दोस्त है। यह मुझे याद दिलाता है कि दुनिया अभी भी जिंदा है। एनी की डायरी उसकी सबसे प्यारी दोस्त थी। वह इसमें अपनी जिंदगी के हर छोटे बड़े पल लिखती। कभी वह अपनी माँ से नाराजगी जताती क्योंकि उसे लगता कि माँ उसे समझती नहीं। वह लिखती, मम्मी को लगता है मैं सिर्फ एक छोटी बच्ची हूँ, लेकिन मेरे मन में तो एक पूरी दुनिया बसती है। वह अपनी बहन मार्गोट की तुलना में खुद को कम समझदार मानती, लेकिन अपने विचारों को लेकर उसमें गजब का आत्मविश्वास था। वह लिखती है, मेरे विचार एक दिन दुनिया को हिला देंगे। सीक्रेट एनेक्स में रहते हुए एनी ने पीटर वैन पेल्स के साथ दोस्ती की। पहले उसे पीटर थोड़ा अजीब और शर्मीला लगता था, लेकिन धीरे धीरे दोनों में गहरी दोस्ती हो गई। वे अटारी में बैठकर घंटों बातें करते, सितारों के बारे में सोचते और भविष्य के सपने बुनते। एनी लिखती है, पीटर के साथ बात करके लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ, वह मुझे समझता है। उसकी डायरी में किशोरावस्था की मासूमियत, पहली मोहब्बत की झलक और दोस्ती की गर्माहट साफ झलकती है। यह सब किसी रोमांचक किताब की तरह था जहां हर पल में एक नया रंग था। लेकिन सीक्रेट एनेक्स में जिंदगी सिर्फ दोस्ती और सपनों की नहीं थी। डर हर पल उनके साथ था। बाहर युद्ध की खबरें आती थीं, रेडियो पर सुनाई देता कि और यहूदियों को पकड़ा जा रहा है। एनी और बाकी लोग कुछ भरोसेमंद दोस्तों पर निर्भर थे, जैसे मिएप गीज, जो अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें खाना, किताबें और जरूरी सामान ला कर देते थे। एनी इन लोगों को अंधेरे में चमकते सितारे कहती। वह लिखती, मिएप और उनके जैसे लोग हमें दिखाते हैं कि इंसानियत अभी मरी नहीं। एनी की डायरी सिर्फ उसकी जिंदगी की कहानी नहीं थी,
वह इसमें युद्ध, यहूदियों के साथ हुए जुल्म और दुनिया के हालात के बारे में लिखती थी। वह रेडियो पर खबरें सुनती और डायरी में लिखती, लोग इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं। लेकिन मुझे यकीन है एक दिन यह सब खत्म होगा। एक दिन उसने रेडियो पर सुना कि युद्ध के बाद लोग उस दौर की कहानियां संग्रह करना चाहते हैं। यह सुनकर उसका दिल जोश से भर उठा। वह चाहती थी कि उसकी डायरी दुनिया तक पहुंचे। वह लिखती है, मैं चाहती हूं कि मेरी आवाज़ दुनिया सुने। मैं चाहती हूं कि लोग जाने कि हमने क्या सहा और फिर कैसे जिए। 4 अगस्त 1944 को एक काला दिन आया जब सुबह सुबह भारी बूटों की आवाज़ें गूंजी। किसी ने सीक्रेट एनेक्स की जानकारी नाजी पुलिस को दे दी थी। किताबों की अलमारी खुली और नाजी सैनिकों ने सभी 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एनी की डायरी वहीं छूट गई जैसे कोई अधूरी कहानी। उन्हें पहले वेस्टरवोर्क कैंप ले जाया गया, फिर ऑस्विट्ज। वहाँ का माहौल इतना भयानक था कि उसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। परिवार बिछड़ गया। ओटो को पुरुषों के कैंप में भेजा गया, जबकि एनी, मार्गोट और उनकी मां को महिलाओं के कैंप में रखा गया। बाद में एनी और मार्गोट को बर्गन वेल्सन कैंप भेज दिया गया, जहां भूख, ठंड और बीमारी ने उनकी जिंदगी को नरक बना दिया। 1945 की शुरुआत में बर्गन वेल्सन में टाइफस बीमारी फैल गई। मार्गोट पहले इसकी शिकार हुई और कुछ समय बाद एनी भी चल बसी। उसकी मृत्यु की तारीख अज्ञात है, लेकिन माना जाता है कि यह मार्च 1945 के आसपास हुआ। उस समय एनी सिर्फ 15 साल की थी। फ्रैंक परिवार में केवल ओटो फ्रैंक जीवित बचे। जब युद्ध खत्म हुआ और वह एम्स्टर्डम लौटे, मिएप गीज ने उन्हें एनी की डायरी सौंपी। ओटो ने जब डायरी पढ़ी तो उनकी आंखें भर आईं। उनकी छोटी सी बेटी ने इतने गहरे और जादुई विचार लिखे थे कि वह हैरान हो गए। उन्होंने फैसला किया कि एनी का सपना पूरा करेंगे। 1947 में द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल प्रकाशित हुई। यह किताब दुनिया भर में छपी, कई भाषाओं में अनुवादित हुई और फिर लाखों लोगों के दिलों तक पहुंची। इसने यहूदियों के साथ हुए जुल्म को दुनिया के सामने लाया और इंसानियत की ताकत को दिखाया। एनी की कहानी आज हमें सिखाती है कि सबसे अंधेरे वक्त में भी उम्मीद की किरण चमकती है। उसकी डायरी एक ऐसी आवाज़ है जो नफरत और युद्ध के खिलाफ खड़ी है। वह लिखती है, मुझे लगता है कि मैं मरने के बाद भी जीवित रहूंगी। और सचमुच उसकी डायरी के जरिए वह आज भी हमारे बीच है। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि प्यार, हिम्मत और इंसानियत की ताकत हर मुश्किल को पार कर सकती है।